नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज एईडीओ का पहला पेपर था, डे 1 था और एईडीओ का लैंग्वेज पेपर हुआ है और उसके साथ में जीएस का पेपर हुआ है। जीएस का पहला पेपर था आज, तो पेपर का लेवल किस प्रकार का है, सबसे पहली बात तो यही है भाई, किस प्रकार का पेपर है। तो पेपर एक बुरे सपने जैसा है जो आपको डराएगा, बिल्कुल रूह तक कपा देगा आपको, और वाकई कठिन पेपर है। क्या 72 बीपीएससी प्रीलियम इसी प्रकार का आएगा? एईडीओ का जो जॉब प्रोफाइल है वो 72 बीपीएससी प्रीलियम के लिए जॉब प्रोफाइल हैं उसकी तुलना में छोटा है, इसलिए सवाल का स्तर इससे कम होगा ऐसा तो कतई नहीं होने जा रहा। 72 बीपीएससी में सवाल का स्तर इसी प्रकार का रहेगा या इससे एक स्टेप ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। जैसे बीपीएससी में ऑप्शंस जो हैं आपको वो और कठिन दिखेंगे पिछली बार के जैसे 71 बीपीएससी प्रीलियम में दिखे थे, उसी प्रकार के आपको ऑप्शंस ज़्यादा कठिन दिखेंगे। इसमें तो ऑप्शन फिर भी ऐसे हैं जिसे एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन बीपीएससी प्रीलियम में इस प्रकार का ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा। सवाल का स्तर बीपीएससी जैसा ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एईडीओ का पहला और आखिरी एग्जाम ना हो, अगली बार से इसको बीपीएससी के साथ ही ना मर्ज कर दिया जाए। जो भी है, सवालों का स्तर बहुत ही अच्छा है। ख़ास तौर से साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल बना दिया पेपर को, क्योंकि आप विज्ञान के प्रश्न को छू ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 6, 7, 8, 9 के स्तर का सवाल जो है 2 से 3 ही पूछा गया है। मैक्सिमम सवाल जो 11th, 12th और जेईई तक के स्तर के, बैचलर डिग्री तक के स्तर के सवाल पूछे गए हैं विज्ञान में, इसलिए विज्ञान का भाग जो है वो और भी ज़्यादा कठिन है। जीएस के आधार पर कट ऑफ बोलना कुछ भी सही नहीं होता इस तरह के पेपर में। कल के एग्ज़ाम भी होने दीजिए, जो एक और एग्ज़ाम बाकी है इसका मैथमेटिक्स रीजनिंग का, उसके बाद से देखा जाएगा कि क्या होता है इसमें। सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया कि हड़प्पावासी 3 प्रकार के दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। ये आपको कहाँ दिखेगा? लाइन बाय लाइन दिख जाएगा। एनसीईआरटी रामशरण शर्मा उठाइए, उसमें हड़प्पा में शवदाह के जो प्रकार बताएगा उसमें आपको स्पष्ट यही लाइन लिखा हुआ दिख जाएगा। वे मृतक को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन, औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने का स्थल पाए गए हैं, यानी कि एक साथ युगल समाधान, एक साथ पुरुष और स्त्री दोनों जो हैं उनको दफनाया गया है। इस प्रकार के हमें कंकाल मिले एक दूसरे से लिपटे हुए जैसे हमें मिले हैं, जिसको युग्म कंकाल भी कहा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो बी होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं, तीनों सही दिया हुआ है। किसी के आंसर में कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सावधानी से इसका बनाया है, फिर भी हो सकता है कि किसी के आंसर में आपको ऊपर नीचे दिखे तो मुझे बताइएगा। किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था, ये पूछा गया है। हुंकार तो उनकी पत्रिका से है। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, बकास्त आंदोलन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषक समाचार से वो डायरेक्टली जुड़े हुए कहीं पर भी नहीं मिलते हमें, बाकी सभी से मिलते हमें। हुंकार पत्रिका जो है पंडित यमुना कारजी जो थे उनके साथ मिलकर के उन्होंने यह पत्रिका निकाली थी, तो हुंकार भी याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत के जमींदार के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। तो बिल्कुल सही है। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था है, लेकिन ये मुख्य रूप से सामंती राजनीतिक संस्था थी, जिसका गठन केवल और केवल जमींदार, उस समय के जो वहाँ पर जमींदार थे, समृद्ध वर्ग थे, उनके हितों की रक्षा के लिए किया गया था। इसलिए दूसरा कथन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कथन 1 सही है, लेकिन दूसरा बिल्कुल असत्य दिया हुआ है। ग्रामीण आबादी को लाभ पहुँचाने जैसी चीज़ें इसमें चर्चा में नहीं थी। नेक्स्ट सवाल है कि भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी थी, यह पूछा गया है। इसलिए कभी कभार मुझे शक होता है, वैसे मैं इस तरह के आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ बीपीएससी पर, मुझे ऐसा शक होता है इस तरह इसमें जो सवाल है, मैंने डेटा देखे हैं ना पुराने, जिसके आधार पर लगता है कि क्या ये एआई के द्वारा सेट पेपर है, क्या एआई का उपयोग किया गया पेपर सेट करने में क्या? क्योंकि सारे डेटा ही पुराने पूछे गए हैं और एआई कभी भी आपको लेटेस्ट डेटा नहीं दे पाता है सही से। एक बार को मुझे शक होता है, बाकी जो भी होगा इसका आंसर हो जाएगा 34,800 किलोमीटर। 34,800 किलोमीटर के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली,
द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है आपको। बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो, अमेरिका में आयोजित हुआ। शिकागो में यूएनजीए क्यों होगा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है यह तो न्यूयॉर्क में होता है, तो शिकागो में यह हो ही नहीं सकता है, शिकागो में यह हो ही नहीं सकता है। अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया था, तो ये भी यहाँ पर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल दूसरा यहाँ पर सही हुआ है, केवल दूसरा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत विद्रोह के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। भारतीय सिपाहियों द्वारा होता तो इसका नाम श्वेत विद्रोह क्यों होता? इसका दोनों ही गलत हो जाएगा, छठे का डी हो जाएगा। दरअसल में 1859 ईस्वी में जब डलहौजी था उसी समय में यह हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय श्वेत सैनिकों के द्वारा किया गया था। यह ब्रिटिश क्राउन के तहत उनकी सेवाओं के हस्तांतरण के विरोध में था, जिसके कारण से यह विद्रोह हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा था और भारतीयों द्वारा किया गया था। दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। एक कण को सदैव फ्रेम S1 से देखने पर, एक फ्रेम S1 है, यहाँ से आप एक चीज़ को देख रहे हैं तो वह स्थिर है, स्टेबल है। उसी कण को दूसरे से देखने पर, एक S2 फ्रेम से दूसरी जगह से बैठ कर उसको देख रहे हैं तो वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। इसको देखेंगे तो वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा, ये आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ये पूछा गया है। S2 जड़त्वीय फ्रेम में है, रुका हुआ है। S1 अजड़त्वीय है, S1 चल रहा है, S2 रुका हुआ। जड़त्व का मतलब रुका हुआ, इनर्सिया जिसको कहा जाता है, शुरुआत का जो मोमेंटम होता है उसे कहा जाता है। S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम में हैं, यही इसका आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि न्यूटन का जो लॉ है उसके हिसाब से यदि कोई कण, एक कण है, उसको फ्रेम S1 में स्थिर है और दूसरे फ्रेम S2 में नियत वेग पर है, गतिमान प्रतीत होता है। नियत वेग का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है, तो इसका अर्थ होता है कि दोनों फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष में बिना किसी त्वरण के, बिना किसी एक्सेलरेशन के गति कर रहे हैं, अतः दोनों इनर्शियल फ्रेम में होंगे, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ये आपसे विशुद्ध एप्लीकेशन पूछा है, न्यूटन के जो तीनों नियम हैं गति के, उसी पर आधारित ये एप्लीकेशन बेस्ड छोटा सा सवाल है जो वाकई कॉन्सेप्चुअल है। भारत को उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 8 के आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष भारत के संविधान के आर्टिकल 66 के तहत में 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। निम्नलिखित कौन सा ऋग्वेद के 9वें मंडल की विशेषता है? 9वें मंडल के बारे में पूछा गया है। इसमें सोम, पव, मान को समर्पित स्रोत हैं जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। एरिथ्रोमाइसिन, यह एंटीबायोटिक है, आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक दवा है भाई। एरिथ्रोमाइसिन दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दवा क्यों पूछा है? क्योंकि एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जब हम बीमार पड़ते हैं, इस चैप्टर का नाम है, और इसमें दवा के बारे में भी पढ़ा जाता है, एंटीबायोटिक के बारे में भी पढ़ा जाता है, और उसके साथ साथ बीमारियों के बारे में भी पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेसिफिक किसी एंटीबायोटिक दवा के बारे में विशेष रूप से कभी भी नहीं पढ़ते हैं। फिर भी यहाँ पर सवाल पूछा गया है तो इसको ज़रा हम लोग हल करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में यह पूछा जा रहा है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। इसको सैचरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया, यह क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया का हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, और इसी किण्वन से हमें जो दवा मिलता है उसी से एरिथ्रोमाइसिन बनाया जाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। वाकई कठिन सवाल है बायोलॉजी का यह, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1917 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दरअसल में ये जो समिति थी ये बिहार और उड़ीसा, 1927 है चूँकि, तो बिहार और उड़ीसा उस समय एक ही था, तो बिहार और उड़ीसा के संयुक्त जो हैं शिक्षा मंत्री हुआ करते थे जनाब सैयद फखरुद्दीन जी की, इन्हीं के नाम पर इस समिति का गठन किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका नाम जरूर याद रखिएगा। 1927 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं में नहीं है? एक चीज़ मैं आपको आज ही सिखाता हूँ 72 बीपीएससी प्रीलिम के लिए। अगर आप एग्जामिनेशन में 100% बिल्कुल मन मस्तिष्क को स्थिर करके
सभी सवालों को पढ़ेंगे ना, केवल बिना डरे हुए, बिना सवालों से भयभीत हुए, जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो भी आप बहुत सारे सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम में आपका मन मस्तिष्क स्थिर रहे। मुझे इस सवाल का आंसर नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे एग्ज़ाम में। लाओस किस प्रकार का देश है? तो भाई बड़ा ही कमज़ोर प्रकार का गरीब देश है। इसकी मुद्रा तो सबसे कमज़ोर में हो सकता है। ईरान के बारे में तो हाल ही में न्यूज़ आया था कि इसकी करेंसी तो $1,00,000 बराबर 1 लाख ईरानी मुद्रा बराबर $1 के करीब में पहुंच गया, तो उससे भी ज़्यादा हो गया था डिवैल्यूएशन। लेबनान तो युद्ध में घिरा हुआ देश है, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। ओमान तो बिल्कुल समृद्ध और बहुत ही शानदार सा देश है, जिसके साथ हाल ही में हमने व्यापार डील को साइन किया था। तो इस प्रकार से आप, अगर नहीं भी आपको फैक्ट पता है तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर डी होना चाहिए, 12 का आंसर डी होना चाहिए। ओमानी रियाल जो है, जितने भी अरेबियन कंट्री हैं उनके करेंसी बहुत मजबूत होता है, भारत की तुलना में भी काफ़ी मजबूत होता है। निम्न से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो मेंडल का पृथक्करण का नियम है। इसके हिसाब से जो रेशियो होगा वो 3:1 का होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह एक हाल ही में एक जीव है जिसको खोजा गया था उड़ीसा में, उसके बारे में है। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इस सवाल का स्तर जो है वो यूपीएससी प्रीलिम है। बाजीराम रवि जैसे कोचिंग के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यह दिखेगा, इस सवाल के बारे में ये टॉपिक सब दिखेगा। बीपीएससी के लिए बच्चे नहीं पढ़ते, मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ। यह कोकराझोर उड़ीसा में खोज की गई थी, बिल्कुल सही है यह। इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण के निर्देशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। क्या लगता है आपको, सही होगा क्या? ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो तीसरा तो इसका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा तो सही हो जाएगा। दूसरा गलत है। पता है क्यों गलत है? डॉक्टर मालती मुखर्जी नहीं, डॉक्टर धृति बनर्जी के नाम पर रखा गया है। इतना गहरा फैक्ट कौन पूछता है? डॉक्टर धृति बनर्जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, न कि डॉक्टर मालती मुखर्जी। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील है। सांभर झील राजस्थान हो गया, सुखना झील चंडीगढ़ हो गया, कामा झील तो रूस में स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 प्रोटॉन के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या है? 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन हो गया। इनके बीच जो बल लगते हैं उन बलों को आपको क्रमागत रूप से सजाना है कि कौन सा बल सबसे ज़्यादा लगेगा, उससे कम, और उससे कम बलों को आपको क्रमागत सीक्वेंस के आधार पर लगाना है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गुरुत्वाकर्षणीय ग्रेविटेशनल और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम में कौन सा होगा? इसको ज़रा लॉजिक से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण तो किसी चीज़ में अगर वजन है जितना ज़्यादा, उस पर उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो प्रोटॉन पर तो गुरुत्वाकर्षण ऑलमोस्ट बहुत ही कम होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? नाभिकीय, विद्युत चुंबकीय, फिर गुरुत्वाकर्षणीय होगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। विटामिन B12 के बारे में पूछा गया है। इसे कोबालमीन भी कहा जाता है, बिल्कुल साइनो कोबालमीन कहा जाता है इसको। तो ये तो सही हो जाएगा। यह कोबाल्ट परमाणु से बना है, कोबालमीन नाम में ही है तो कोबाल्ट तो होगा ही। इसमें कोरीन वलय होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABC तीनों के तीनों सत्य दिए हुए हैं। ABC सत्य कथन है, तीनों के तीनों सत्य दिए हुए हैं। 17 का आंसर डी हो जाएगा। पॉलीगारों के विद्रोह के बारे में सवाल पूछा गया है। पॉलीगार्स के विद्रोह के बारे में पूछा गया है। कब हुआ था ये, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए तो पॉलीगारों का विद्रोह जो है यह 1799 से 1805 के आसपास का यह विद्रोह है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पॉलीगार्स का विद्रोह दक्षिण भारत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था, जो पॉलीगार्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। बिल्कुल है भाई, 1799 से 1805 के दौरान हमें बहुत बड़े विद्रोह तो कोई ऐसे नहीं दिखते हैं। पॉलीगार्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में भू राजस्व एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार थे। अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इन अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किया। पॉलीगार की शुरुआत आपको विजयनगर साम्राज्य अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर जो है सी हो जाए। कथन 1 और 2 दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है।
ये जो सवाल है 19 नंबर, ये जेईई का सवाल है, वाकई जेईई का सवाल है। ये कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं स्टेट पीसीएस के स्तर पर, और उससे कम वाले स्तर के एग्जामिनेशन में कभी भी इस तरह के गॉस नियम का ये फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं पूछे जाते। एक और सवाल है जेईई स्तर का, मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। चुंबक स्थैतित्व यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक्स और वैद्युत स्थैतिकीस यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का नियम क्रमशः इस प्रकार है। ये गॉस के नियम का आपके पूछा गया कि भाई गॉस का नियम ये है। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि चुंबकीय एक ध्रुव मैग्नेटिक मोनोपोल्स अस्तित्व में नहीं होते हैं, जबकि वैद्युत एक ध्रुव एकाकी आवेश अस्तित्व में होते हैं। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो, कहना क्या चाह रहा है दरअसल में ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई भी चुंबक होगा तो उसमें एक ही पोल हो, ऐसा नहीं हो सकता कि साउथ पोल है इसमें केवल या नॉर्थ पोल ही है केवल इसमें। जब भी होगा दो पोल तो होगा ही, और चुंबकीय बल हमेशा लूप का निर्माण करेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, चुंबकीय एक ध्रुव वास्तव में अस्तित्व में होते ही नहीं है, यूनिवर्स में कभी भी संभव ही नहीं है, मोनोपोल्स अस्तित्व में नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है आर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही कठिन सवाल था यह। गॉस के नियम इत्यादि कभी भी नहीं पढ़े जाते हैं, वो भी इस तरह के तो बिल्कुल नहीं पढ़े जाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 20 ऐसा करता है। त्रिलोचन पाल के संदर्भ में यह सवाल पूछा गया है। त्रिलोचन पाल के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यह एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे कठिन सवाल में से एक हो गया, क्योंकि बहुत ही गहराई से इन्होंने लाया इस सवाल को, पता नहीं कहाँ से लाए हैं। देखते हैं जरा इसका आंसर क्या है। तो ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। तो महामंडलेश्वर की उपाधि तो दी जाती थी भाई इनमें चालुक्यों में मुख्य रूप से, तो ये तो सही होगा। उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एकलहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है भाई, एकलहरा गांव इत्यादि तो दिए जाते थे। उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है। चुलुका से चालुक्य शब्द का निर्माण हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगी प्रकार का बर्तन या अंजलि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों के तीनों यहाँ पर सही होने चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। 22 निम्नलिखित संरचना है किस चीज़ की, तो इसको क्या कहा जाता है बंधुओं, इसको कहा जाता है, यह दरअसल में डीएनए आरएनए से संबंधित है, जिसको कहा जाता है C4H4। 4 कार्बन है, देखिए यहाँ से ध्यान पर, 1 2 3 4 कार्बन है, H4 है, 2 N है तो N2 हो जाएगा, और 2 O है, एक और O ये रहा, एक और O ये रहा, तो C4H4N2O2। इसको कहा जाता है यूरेसिल, इसको कहा जाता है बंधुओं, यूरेसिल कहा जाता है इसको। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर इसी में CH3 एक जगह जोड़ देंगे तो थाइमीन का निर्माण हो जाएगा, थाइमीन का निर्माण होगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, कट केमिस्ट्री का वाकई बड़ा कठिन सा सवाल है यह, इसका आंसर ए हो जाएगा। दीपांकर सृजनान किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे, तो यह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं, बहुत ही फेमस रहे हैं और बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने 1904 विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए, इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया। इंडिया हाउस किसने बनाया था भाई, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये सब पूछा जा सकता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में था, भारतीय क्रांतिकारियों को रहने के लिए आवास था यह, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। उपयुक्त गद्यांश में निम्न से किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन किया गया, तो 1904 जैसे ही आया और सावरकर बंधुओं का नाम आया तो आपको अभिनव भारत ऑलरेडी गेस कर लेना चाहिए था, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 19-20 में बिहार और भारत की जीडीपी का कंपैरिजन है, 18-19 के बारे में है, 23-24 के बारे में पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट 3 ईयर के जीडीपी का कंपैरिजन करके आपको बिहार और देश के बारे में पूछा गया है। एक लाइन का कॉन्सेप्ट इसके लिए काफ़ी था, वो जो इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा होगा बिहार की जीडीपी के लिए इस प्रकार से दिखाया जाता है कि लगातार बढ़ रहा है। तो यह लगातार वाला लाइन अगर आपको याद रहता तो आप आसानी से एलिमिनेट कर ले जाते। इकोनॉमिक सर्वे में इस तरह का डेटा मिलता है आपको।
19वीं में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। बिल्कुल सही है यह। बिहार का 10% से भी ज़्यादा रहा है। बिहार दरअसल में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी रहा है अपने देश में। जिस प्रकार से अपना देश दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, उसी प्रकार से बिहार राज्य जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी रहा है अपने देश में। 2018-19 से बिहार के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का प्रतिशत भारत के जीडीपी वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था। तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही है, पहला तो गारंटेड सही ही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं कि दूसरा गलत है, पहला तो गारंटेड सही ही होगा। इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है, वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है, फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है, फिर v2 वेग बदल रहा है उसका। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का। इसका आंसर हो जाएगा 2v1v2 बाई v1 + v2 हो जाएगा। इसका आंसर 26 का आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा नगर बिहार के पश्चिम भाग में अवस्थित है? या बिहार का मैप है, चौकोर ही है बिहार। तो आपसे देखिए कहाँ पर है। पटना यहाँ है, भागलपुर यहाँ है, कटिहार यहाँ है, कैमूर यहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। एसी डीसी करंट के बारे में पूछा गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच के फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। इसके बारे में आपको मैच करना है। अब ज़रा मैच कीजिएगा रुक करके, सवालों को ध्यान से पढ़ करके। इसीलिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी चीज़ होता है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। अगर डेली आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सॉल्व होते हैं। टेस्ट सीरीज़ से बेहतर होता है डेली प्रैक्टिस। आप इस चीज़ को तब रियलाइज़ करेंगे जब आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। मैं भी करवाता हूँ अचीवर ग्रुप में। अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा। डेली जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतना बेहतर होता है। वो इसी कारण से होता है। टेस्ट सीरीज में तो बहुत कम 15 सेट लगाएंगे आप। नए सवालों को कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए ज़रूरी होता है बंधुओं डेली प्रैक्टिस अच्छे से करें। आपकी इच्छा हो तो जुड़िएगा, बाकी कोई बात नहीं, अपने पास इनफ स्टूडेंट हैं। 28 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात आई का क्यू हो जाएगा। शुद्ध प्रतिरोध आर, धारा और वोल्टता समान फेज में होती है इसमें। शुद्ध धारिता सी, वोल्टता धारा से 90 डिग्री आगे रहता है। इसी प्रकार से तीसरे का एस हो जाएगा और चौथे का यहाँ पर आर हो जाएगा। मैच करने के लिए भी इन्होंने 1 2 3 4 रोमन में QPSR दिया हुआ है, जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा एग्ज़ाम में। आते हुए सवाल में ऑप्शंस मैच करने तक में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। AC DC धारा, आपने गौर किया एक चीज़, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेट चैप्टर से 3 से 4 सवाल अभी तक हम लोग हल कर चुके हैं। गति के नियम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो चैप्टर है, इससे 2 से 3 सवाल आ चुके हैं। रटे रटाए जो फिजिक्स के चैप्टर हैं उसी सवाल आ रहे हैं। सत्यशोधक समाज के बारे में सवाल पूछा गया। सवाल तो आसान है लेकिन ऑप्शन इसका बड़ा ही कठिन दिया हुआ है। ज्योतिबा फूले हैं, इनका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना, निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। बिल्कुल सही है। इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। बिल्कुल सही। सावित्रीबाई फूले को भारत में पहली महिला शिक्षिका का भी दर्जा है और पहली महिला स्कूल भी उन्होंने स्थापित की थी। तो ये दोनों तो सही है, तो 2 तो सही होगा ही। समाज ने अस्पृश्यता के विचार को आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो केवल तीनों तो होंगे ही नहीं, तीनों के तीनों सही नहीं है। केवल 2 सही है यहाँ पर, पहला और दूसरा सही है। इसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये UPSC का ऑप्शन है। UPSC के एग्ज़ाम में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो वाला ऑप्शन है ये। मार्च 2025 से 12वां डोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? इसका विषय था सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये इसका विषय था। इंग्लिश में ही दिया हुआ है, हिंदी में नहीं दिया हुआ है। हिंदी का पेपर है यह, हिंदी भाषा में मैं यह हल करवा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में ही दिया हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इंग्लिश में भी याद करके रखें। बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। 31 नंबर सवाल है। बेरियम के बारे में आपसे पूछा गया है, बेरियम किस में पाया जाता है? तो बेरियम दरअसल में प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया ही नहीं जाता है। इसके 2 मुख्य अयस्क होते हैं, बेराइट
बेरियम सल्फेट जिसको कहा जाता है, बेरियम सल्फेट और बेरियम कार्बोनेट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों बेराइट और विथेराइट जिसको कहा जाता है। विथेराइट का मतलब होता है बेरियम कार्बोनेट और बेराइट का मतलब होता है बेरियम सल्फेट, तो इसे जरूर याद रखें, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागरिक जो होता था, भंडागरिक, उसके बारे में सवाल पूछा गया। यह आसान सवाल होगा। यह शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का प्रबंधन करते थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में केवल अंग्रेजी भाषा में वाद विवाद होगा, केवल वहाँ पर हियरिंग जो है अंग्रेजी भाषा में होगा, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 348 में ऐसा कहा गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। 24-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का 2.98% है, यानी कि अप्रॉक्स 3% हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था यह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन आता है, तो 7.87% है आई थिंक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 7% होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है, तो सभी क्षेत्रों में विनियोग और वार्षिक उत्पादन के आधार पर इसकी नई परिभाषा जारी की गई है। 2025 अप्रैल से नई परिभाषा को लागू किया गया, पिछले वर्ष से। कल ही मैंने एमएसएमई टॉपिक को डिस्कशन भी किया था। 71 बीपीएससी मेंस करंट अफेयर रिवीजन वीडियो में मैंने एमएसएमई की नई परिभाषा पर चर्चा की है, जा करके देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता, ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित किया जा सके। बिल्कुल सही है भाई। यह दिवस तिलका मांझी को जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता, नहीं, तिलका मांझी नहीं, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तो सत्य है परंतु आर असत्य है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसे जरूर याद रख। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि एक आदर्श गैस, यह बहुत ही कठिन सवाल है, यह ना मैं तो आपको समझा पाऊंगा ना ही आपको समझ में भी आएगा, मुझे भी थोड़ा सा इसको डिटेल में देखना पड़ेगा, तभी जाके मैं भी बता पाऊंगा आपको। एक आदर्श गैस पीवी आरेख में दर्शाए गए के अनुसार ABCA बंद चक्र में ले जाया जाता है। बिंदुओं के निर्देशांक AVP अलग अलग दिए हुए हैं, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु दिया हुआ है। एक पूर्ण चक्र के दौरान किया गया कार्य कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। यह जब पूरा साइकिल पूरा होगा तो इस दौरान कार्य कितना होगा वो पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो वैसे दिया हुआ है, इसका आंसर 3PV होना चाहिए। बाकी इसके बारे में डिटेल में किसी दिन केमिस्ट्री की क्लास में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट सवाल है, ये भी बहुत ही कठिन सवाल था साइंस का। 2 सवाल अभी तक ऐसे आए हैं जो बीपीएससी का स्तर का है ही नहीं, या नहीं करना चाहिए, आयोग को भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा इस चीज़ का, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, और होते भी हैं तो उन्हें भी साइंस बैकग्राउंड से होते हुए कुछ खास बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इस तरह का सवाल कहीं ना कहीं बच्चों को कमज़ोर ही करेगा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। तो स्किप किया कीजिए इस तरह के सवालों को, हमेशा ही एग्ज़ाम में सारे सवाल हल करने के लिए भी नहीं होते हैं। वरुण नौसेना, धर्मा गार्डियन, एक्वोवेरिन और साइक्लोन, यह अलग अलग है। तो वरुण भारत और फ्रांस के बीच में है, धर्मा गार्डियन भारत और जापान है, एक्वोवेरिन भारत मालदीव है, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया जाता है। 1917 महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके बारे में यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, यह बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादक के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। तो दोनों कथन सही है और इसके व्याख्या भी सही दिए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में वापस लौटी है सत्ता में, तो 1998 में सत्ता में थी, और सुषमा स्वराज जी जो हैं वो वहाँ पर मुख्यमंत्री थीं। तो 41 का आंसर जो है, आई थिंक इसका आंसर जो होना चाहिए 27 वर्ष होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। जोजिला दर्रा, तो 42 का आंसर सभी को पता होगा, कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है, बिल्कुल है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो फंडिंग वगैरह होगा उसका अगर करप्शन कर लिया जाए तो भ्रष्टाचार बिल्कुल खतरा है। उत्सर्जन में कमी वैश्विक ताप के प्रभाव को अनुकूलन में बाधा डालता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है 1919 से बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित किया गया था। विशेषकर लड़कों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का अधिकार लाया गया था। अप्रैल 2022 से भारत सरकार द्वारा निम्न से किस भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो बड़ा आसान सवाल है, मिथिला मखान है। मखाना तो मिथिला मखान ही है, दरभंगा मखान नाम नहीं है उसका। नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योग मिलों को कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें कि कौन से उद्योग कब स्थापित किए गए थे? तो पहली बार अगर कपास उद्योग की बात करेंगे हम लोग, तो कपास उद्योग जो है यह 1854 में सफल रहा था, लेकिन 1818 में पहली मिल स्थापित की गई थी। वहीं पर पहली जूट मिल जो है यह रिसरा में स्थापित किया गया था 1855 ईस्वी में। पहली कागज़ मिल जो है यह 1870 में स्थापित किया गया था। और इस्पात तो सबसे अंत में आएगा, तो 1907 के आसपास में टिस्को स्थापित हुआ था। TISCO जो है टिस्को स्थापित हुआ था 1907 में। तो इसका आंसर 1 2 3 4 ही होना चाहिए, 1 2 3 4 इसका आंसर C होना चाहिए। निम्न से कौन से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं? पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, काम करने का अधिकार, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। तो सारे के सारे यहाँ पर D आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस है। लेंस और दर्पण में अंतर होता है और वहीं से यह सवाल पूछा गया है किसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है यह, इसको तो आप हल कर ही सकते हैं। एक का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग में आवर्धित सीधी प्रतिबंध के लिए किया जाता है। दर्पण का उपयोग तो सेविंग में क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण जो हो जाएगा इसका हो जाएगा वाहनों में पीछे देखने के लिए रियर व्यू के तौर पर उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग तो इसका कैमरे और प्रोजेक्टर में किया जाता है। अवतल लेंस मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए SRPQ। किस में है यह? SRPQ। इसका आंसर हो जाएगा A। भारत की प्राचीनतम पर्वत रेंज आरावली की श्रेणियां हैं। आरावली 10 जनवरी 2025 को भारत डैश देश बना जिसने लोअर अर्थ ऑर्बिट में डॉकिंग प्रक्रिया की। 2 उपग्रह एक दूसरे के साथ जोड़े हमने, डॉकिंग प्रक्रिया तो चौथा देश बना है। सबसे पहले US, देन USSR जिसको रूस कहते हैं, देन चीन, उसके बाद से चौथा अपना भारत देश है जिसने इस काम को पूरा किया है। इसरो ने किया था। स्परग्लू किस मोनोमर का बहुलक है? सुपर ग्लू जिसको कहा जाता है, सुपर ग्लू जिसको कहा जाता है, सुपर ग्लू के बारे में सवाल पूछा गया है। सुपर ग्लू पढ़ा है क्या आपने? देखिए क्या है इसका आंसर, 51 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लें, आंसर पर तो आएंगे साइनो एक्रिलेट होता है, लेकिन जैसे किसको आपने देखा होगा, फेविक्विक। हाँ, फेविक्विक देखा है, हाथ पर डालो चिपकाओ चिपक जाता है। सुपर ग्लू हवा के संपर्क में जो नमी होती है ना, हवा मौजूद नमी, उसके संपर्क में जैसे ही आते हैं वैसे इनको पॉलीमराइज हो जाता है और बहुत ही जोड़ मजबूत बंध बना देते हैं ये, जिसके कारण से इनको सुपर ग्लू के तौर पर यूज़ किया जाता है। साइनो एक्रिलेट का इसमें उपयोग होता है। साइनो एक्रिलेट का इसका आंसर B हो जाएगा। इसको ज़रूर याद रखिएगा। कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में है। कर्पूर मंजरी जैसे ही नाम आया तो राजशेखर आप नाम पढ़ करके एलिमिनेट कर सकते थे। राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में यह लिखा गया था। राजशेखर, काव्य मीमांसा इत्यादि का नाम आपने सुना होगा, तो इसका आंसर A हो जाएगा। अपनी पत्नी को पसंद करने के लिए इन्होंने लिखा था। गुरु पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार पेशा। अगर बच्चों को याद हो, कुछ दिन पहले ही मैंने उड़ीसा में जो जनजातियों का विरोध हो रहा था उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिस दौरान मैंने बताया था कि पेशा अधिनियम के कारण से वेदांता समूह को एक पूरा प्रोजेक्ट ही बंद करना पड़ा। मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये भी बताया था वेदांता समूह वही जिसके बिहार के जो उसके हैं मालिक जो हैं उसके बिहार के ही हैं, तो वेदांता समूह को बंद करना पड़ा। उस दौरान हमने ये भी चर्चा किया था कि पेशा के तहत 5वीं अनुसूची के राज्यों में जो जनजातीय इलाके हैं उसके गाँवों को इतना अधिकार दिया गया है कि किसी बड़ी से बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट को अगर वो मना कर दें तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो पेशा अधिनियम के बारे में आपसे सवाल पूछा गया यहाँ पर, हमने इसको कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 1996 में अधिनियमित किया गया। अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अनुसूचित 5 के क्षेत्रों में
अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा पंचायत की सहमति आवश्यक है और अगर यह सहमति न मिले तो वह प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, उसको ज़मीन वहाँ पर मिलेगी ही नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों का सरलीकरण किया गया। जीएसटी के दर आपसे पूछे गए हैं कि किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी लगाया गया है। बड़ा ही अद्भुत सा सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 1500 सीसी से अधिक के इंजन वाले जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए 40% इत्यादि का टैक्स जो है वो लगाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ पर है? कुंद्रेमुख कहाँ है? कुंद्रेमुख चिकमंगलूर हो गया, साइलेंट वैली पालघाट हो गया, पेंच घाटी नागपुर हो गया। काजीरंगा आपका गोलाघाट गांव असम में है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ए का 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। हाँ, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर ए हो जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार तो एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है ये बंधुओं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। पुलित्ज़र पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के लिए दिया जाता है, पुलित्ज़र। टेम्पटन पुरस्कार जो है यह दरअसल में आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता है। और ह्यूगो पुरस्कार जो है विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में, साइंस फिक्शन इत्यादि के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान कथा के क्षेत्र में दिया जाता है ह्यूगो पुरस्कार। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, CBDA इसका आंसर होना चाहिए। CBDA इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किस में सम्मिलित किया गया है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानव विकास प्रतिवेदन में इसको सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार स्पेशल के सवाल बहुत अच्छे प्रकार के पूछे गए हैं कुछ। पटना वीमेंस कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, बिहार विद्यापीठ, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और पटना महिला कॉलेज के बारे में, इनके स्थापना वर्ष को आपको मिलान करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है और कठिन सवाल भी हो जाएगा। पटना कॉलेज जो है 1863 ईस्वी में स्थापित हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जिसको PMCH कहा जाता है, पटना मेडिकल कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, दूसरा का क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1925 हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ तो आपको पता ही होगा 1921 असहयोग आंदोलन के समय में। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो है इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ है। पटना महिला कॉलेज 1940 में स्थापित हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर जो है होना चाहिए 2, 5, 1, 3, 4। हाँ, यही होना चाहिए। हाँ, यही है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक दोलन है लटका हुआ, एक इधर से इधर जाता है, इधर से इधर आता है, जो आपके क्लॉक में लगा होगा। घर में अगर पेंडुलम वाला क्लॉक होगा तो उसमें लगा रहता है। चरम स्थितियों पर अधिकतम होती है पोटेंशियल एनर्जी इनकी। जैसे यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होगा क्या, ये पूछा जा रहा है। चरम स्थितियों पर कण का वेग अधिकतम होता है, क्या यहाँ पर कण का वेग अधिकतम होगा या कमतर होगा? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ए तो सत्य है परंतु आर असत्य है। यहाँ पर कण का वेग अधिकतम नहीं होता है। ए तो सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका आंसर बी होना चाहिए। 59 का आंसर बी होना चाहिए। 60 नंबर है उद्योग और स्थिति पूछा गया है आपसे, तो राउरकेला को लौह और इस्पात से मैच कर दीजिए। डी का देखिए 1 किसी में दिया हुआ है क्या? 2 में डी का 1 दिया हुआ है इसमें, और इसमें डी का 1 दिया हुआ है। अब सवाई माधोपुर राजस्थान में, यहाँ पर तो सीमेंट उद्योग है। सी का 4 किस में दिया हुआ है? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर आंसर का क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 इसका आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 इसका आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह आयरन युक्त यौगिक होता है, आयरन इसमें जुड़ा हुआ होता है। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधि के बारे में आपसे सवाल पूछा गया और वाकई बहुत कठिन सवाल है यह। कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलेस की स्थापना लुई 14वें ने 1664 में की थी और उसे भारतीय प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का अधिकार दिया गया था। तो पहला तो बिल्कुल सही है। कंपनी ने 1674 भारत में फ्रांसीसी शक्ति केंद्रीय केंद्र के रूप में पंडिचेरी की स्थापना की, यह भी बिल्कुल सही है। 1697 में रिस्विक की संधि ने फ्रांसीसियों को डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्र बनाए के रखने की अनुमति दी थी, यह भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में
सफलतापूर्वक अस्थायी उपनिवेश स्थापित किया। तो यह मेडागास्कर में सफलतापूर्वक अस्थायी उपनिवेश करने में यह विफल रहे थे, इसलिए यहाँ पर केवल 3 स्टेटमेंट सही होगा, चौथा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। एलिमिनेशन का भी इन्होंने नहीं छोड़ा है कोई ऑप्शन। निम्न से कौन सा कथन सही है? जब तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक का रोधकत्व घटता है जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ता है। देखिए, जब तापमान हम किसी में बढ़ा देंगे तो एक है अर्धचालक यानी कि बैड कंडक्टर। आप सेमी कंडक्टर ले लीजिए, तो सेमी कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी, जिससे यह इनका जो रेसिस्टेंस है, विरोध है, प्रतिरोध है, वो कम हो जाएगा। तो पहला लाइन तो सही हो गया। जबकि चालक का रोधकत्व तो बढ़ता है, यानी कि जो चालक है, कंडक्टर है ऑलरेडी, उसको गर्म और कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यह प्रभावित होता है। इस प्रभावित होने के कारण से इनका कंडक्टिविटी कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, 63 का आंसर ए हो जाएगा। 63 का आंसर ए हो जाएगा। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा डीप पूछा है इन्होंने। नीचे दिए कथनों में से आपको आर और एस में से निकालना है, एस, ए और आर में से। वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन अगर होता है तो रस के ऊपर उठने में क्या यह सहायक होता है? यह बायोलॉजी का सवाल है। पहली बात तो पहले तो यही पता नहीं चलेगा किस सब्जेक्ट का सवाल है। पेड़ पौधों में जब वाष्पीकरण होगा तो जो रसकत्व है वो बढ़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड है कि वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणीय दाब के बढ़ाता है। परासरणीय यानी कि ऑस्मोसिस। वाष्पोत्सर्जन जड़ में परासरणीय दाब को बढ़ाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ए और आर सत्य हैं और आर और ए का सही स्पष्टीकरण भी है। पौधों की पत्तियों से जल के वाष्पीकरण के कारण जाइलम जो होता है, जिसका काम है जल पहुंचाना, उसमें खिंचाव पैदा होता है और यह खिंचाव जड़ में एक दबाव, जिसको परासरणीय दबाव बनाता है, जिससे पानी मिट्टी से जड़ों से खींच करके ऊंचे पेड़ की चोटी तक पहुंचते हैं। यही प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में हुआ था। 65 का आंसर सी हो जाएगा। 2010 में हुआ था यह। 66 नंबर सवाल है, बड़ा ही अद्भुत सा, बहुत शानदार सा सवाल है। किस चीज़ का सवाल है भाई? इकोनॉमिक्स का सवाल है। किस चैप्टर में आएगा? इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी एनसीईआरटी में भी जनगणना वाला जो चैप्टर होता है ना, उसमें भी आपको दिख सकता है, और इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं हम। जब कोई देश बहुत गरीब होता है ना, जैसे अफ्रीका के देश, तो वहाँ पर जन्म दर भी बहुत ज़्यादा होगी। जन्म दर बहुत ज़्यादा होगा, हाई होगा, बर्थ रेट BR हाई होगा, और मृत्यु रेट भी हाई होगा, यानी कि डेथ रेट भी हाई होगा। तो इसको कहा जाता है लीस्ट डेवलप कंट्री। अब इससे एक स्टेप आगे आएंगे हम लोग, विकासशील देश जैसे भारत। तो यहाँ पर बर्थ रेट जो है ये तो कम होगा, बर्थ रेट तो ज़्यादा होगा। भारत जैसे देशों में बर्थ रेट अभी बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट कम हो जाता है, तो DR कम हो जाएगी। जैसे इसी के कारण से जनसंख्या बूम हो जाता है भारत जैसे देशों में। अति विकसित देशों में जाएंगे तो वहाँ बर्थ रेट भी कम होता है, जैसे स्वीडन, नॉर्वे इत्यादि, और डेथ रेट भी कम होता है, जिसके कारण से वहाँ पर बूढ़ी आबादी आपको देखने को मिलेगा, युवा आबादी भी कम हो जाता है। तो अल्प विकसित, विकसित और दैन विकसित, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर लीस्ट डेवलप कंट्री, निम्न जन्म दर के साथ में निम्न मृत्यु दर, तो यह हाईली डेवलप्ड कंट्री, और उच्च जन्म दर के साथ में निम्न मृत्यु दर, तो ये होता है विकासशील देशों में। तो इसका आंसर 3, 1, 2 हो जाएगा। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था, बहुत शानदार सवाल था यह। इस सवाल में आपको बेवकूफ़ बनाया है BPSC ने। 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ये आप हैं और ये आपके जो भी मित्र हों वो खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री A अंतरिक्ष यात्री B की ओर चिल्लाता है, ये इसकी ओर जोर से चिल्ला रहा है। साथ ही एक प्रकाश संकेत भी भेजता है। चंद्रमा पर है, ये प्रकाश ही भेजता है। तब आगे क्या होगा? अंतरिक्ष यात्री A से निकलने वाली ध्वनि प्रकाश दोनों समान वेग से उस तक पहुँचेंगे। अरे भाई, एग्ज़ाम के प्रेशर में ये भी भूल गए कि चंद्रमा पर तो ध्वनि पहुंच ही नहीं सकता। ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। यहाँ तो मीडियम कुछ है ही नहीं, मीडियम गोल है। चंद्रमा पर कहाँ से मीडियम भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा B। अंतरिक्ष यात्री A से भेजा गया प्रकाश संकेत तो पहुँच जाएगा, ध्वनि नहीं पहुँचेगा। इसका आंसर B हो जाएगा। इसका आंसर B हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित? असम में पूछा जाए, कोलेरू झील तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है।
हमीरसर यह गुजरात में है शायद, हमीरसर। और सला झील जो है, सला झील ये अरुणाचल में है, हाँ अरुणाचल में है। तो चपनाला हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया? तो स्मृति मंधाना है, 69 का सी हो जाएगा। 70 नंबर है, भारत पंचायतों के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते हैं। तो ये तीसरा तो गलत हो ही जाएगा, तीसरा तो गलत हो ही जाएगा, तीसरा तो गलत हो ही जाएगा। 70 का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। अलग अलग त्यौहार हैं, त्यौहार से संबंधित राज्य हैं, उसके बारे में अब ज़रा देखेंगे हम लोग कि कौन सा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो मोक्यो उत्सव, मोक्यो जो है अरुणाचल में मनाया जाता है। चपचारकुट उत्सव जो है, चपचारकुट यह मिजोरम में मनाया जाता है। चपचारकुट, चपचारकुट। सेक्रेनी है, सेक्रेनी किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड की अंगामी जनजाति जो होती है उनका यह त्यौहार है। संगाई, तो यह मणिपुर से जुड़ा हुआ है। संगाई हिरन का भी नाम आपने सुना होगा। गुह, लेतो, सिसोदिया, राठौर और कछवाहों यह अलग अलग राजपूत वंश हैं जिनके बारे में सवाल है। राजपूत काल से सवाल कभी नहीं पूछे जाते थे जल्दी, लेकिन उससे भी सवाल पूछा गया। लग रहा है जैसे राजस्थान पीसीएस का सवाल है यह। गुहलितों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया। तो ये तो सही है भाई, पहला तो सही लग रहा है, एलिमिनेट कर दिया हमने। राठौर वंश के सवाई जयसिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे। राठौर वंश से संबंधित नहीं थे ये जो थे सवाई जयसिंह, ये कछवाहा वंश से संबंधित थे। तो दूसरा गलत लग रहा है, दूसरा गलत लग रहा है यार, दूसरा को काट दिया हमने। तो अब इन दोनों से होना चाहिए। पांचवा देखिए क्या है, पांचवा गलत है। पांचवा देखिए क्या है, कछवाहों के जसवंत सिंह एक खगोल शास्त्री भी थे। तो जसवंत सिंह राठौरों से संबंधित थे, राठौर वंश से संबंधित थे, ना कि कछवाहों से। इसलिए इसका पांचवा भी गलत हो जाएगा। 1, 3, 4 यहाँ पर सही होगा, 1, 3, 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते थे। कठिन सवाल, हमेशा इस तरह के सवाल को स्किप कर दीजिए। जब नहीं आ रहा है तो मत टच किया कीजिए। वैसे एक स्टेटमेंट ऐसा था जो हर किसी को पता होगा, यह अकबरों के बारे में कि कछवाहों चौथा जो स्टेटमेंट है, सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के विरुद्ध लड़ा था। ये तो आपको पता होना चाहिए, आई थिंक आपको पता होगा। अगला सवाल जो है यह 51 जो हमारे मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, उस मूल कर्तव्य में क्या क्या लिखा हुआ है उसके आर्टिकल को जोड़ करके पूछा जा रहा है ना। तो इस सवाल को बड़ा ही कठिन मानिएगा क्योंकि सीक्वेंस में कोई नहीं याद करता इसको। 73 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अर्थात 2, 3, 1, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक अतिक्रांतिक द्रव तब बनता है जब क्या होता है? 74 नंबर सवाल है, क्रांतिक ये पूछा जा रहा है। अतिक्रांतिक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से बहुत नीचे गर्म किया जाता है। सी हो जाएगा, नीचे नहीं ऊपर। किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है, नीचे नहीं ऊपर गर्म किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड तब बनता है जब किसी पदार्थ को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर रखा जाता है। इस स्थिति में गैस और द्रव के बीच का जो अंतर होता है, गैस और द्रव के बीच का जो अंतर होता है यह समाप्त हो जाता है। इसी को कहा जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। संवैधानिक और शैक्षणिक सुधारों के दृष्टिकोण से लॉर्ड डलहौजी के 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया गया है? तो उनकी जो शक्ति थी, 75 का आंसर जो सबसे सटीक होना चाहिए वो है सीमित सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण को और मजबूत करना। यही था डलहौजी का उद्देश्य, जिसमें आप रेल, डाक, तार इत्यादि को देखते हैं। तो ये सुधार थे, लेकिन इस सुधार को इसलिए किया जा रहा था ताकि और भी कंट्रोल को मजबूत किया जाए और भी शोषण को बढ़ाया जाए, इसलिए किया जा रहा था। इसका एक लाइन में आंसर ए हो जाएगा।
निम्न से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, यह साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका श्वसन का पहला चरण होता है, सेल श्वसन का पहला चरण होता है जो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है और सीधे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न भी नहीं करता है। 77 नंबर है, अलग अलग क्रांतियों के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी क्रांति किससे जुड़ा हुआ है। तो काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है। नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है भाई? तो मछली से जुड़ा हुआ है। सफ़ेद क्रांति दूध से, हरित क्रांति खाद्य से जुड़ा हुआ है। ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन से भारतीय हैं? तो ये सारे ही हैं, इसका आंसर सारे ही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में जिसको दिखाया गया, बहुत ही सुंदर है यह। अनुवांशिक जेनेटिक्स के जनक के रूप में गैब्रियल मेंडल को माना जाता है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर डी हो जाएगा। अनुवांशिक का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इनको। 80 का आंसर डी हो जाएगा। भारत में ऋट क्षेत्राधिकार, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। ऋट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं। इसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका 81 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए। ऋट क्षेत्राधिकार एक प्रकार का ओरिजिनल जुडिक्शन है, क्योंकि यह नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट कहीं पर भी जा सकते हैं, ये अपील के माध्यम से नहीं होता, इसलिए दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम के द्वारा होता है और फ्लोएम के द्वारा फूड का परिवहन होता है। नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैला था। हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकार वाले राज्यों को अपने कम में मिलाने की अनुमति दी। तो बिल्कुल सही है भाई, यही तो था कि अगर आपका डायरेक्ट कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते हो, महिला उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है और आप किसी दूसरे को भी बिठा नहीं सकते हैं। तो इसी प्रथा को कहा गया, यही था हड़प नीति एक प्रकार का, जिसमें अलग अलग नीतियाँ थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। फिर से आ गया फ्लोएम परिवहन। लग रहा है इसे बीपीएससी ने बायो में एक ही चैप्टर से सारे सवाल बना दिए हैं, जिसका क्या है 84 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझाता है फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को? दाब प्रवाह परिकल्पना के बारे में पूछा गया है। यह ऑस्मोसिस का काम करता है, ऑस्मोसिस सिद्धांत पर काम करता है बंधुओं, पहले ही मैंने आपको बताया। तो देखिए क्या है यहाँ पर, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता है। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस दाब प्रवाह परिकल्पना को इंग्लिश में कहा जाता है। तो 84 के आंसर जो है ए हो जाएगा। स्रोत और सिंक के बीच परासरणीय दाब का अंतर के कारण से ही फ्लोएम जो है, मिनरल्स जो है वो जड़ से सिरे तक पहुंचता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अर्नस्ट मंच द्वारा प्रस्तावित है। अर्नस्ट मंच नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बताया है। उनके द्वारा पौधों के फ्लोएम में शर्करा का जो परिवहन होता है वो पत्तियों और सिंक के बीच ऑस्मोसिक प्रेशर के अंतर के कारण से फ्लो करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। H2O + C, H2 + CO किसका उदाहरण है भाई? तो जल गैस का उदाहरण है। 85 के ए हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ोइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 86 का आंसर सिंगर एंड निकोलसन हो जाएगा। ए हो जाएगा इसका आंसर। मेंडल को आनुवांशिक जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है कि प्रत्येक गैमिट एक लक्षण के लिए 2 एलील प्राप्त करता है। एक संकरित संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 फोनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्स्टमेट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए कार्य करता है। एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताऊं मैं आपको, मैं अचीवर ग्रुप में बायो का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी, तो कुछ कठिन सवाल आए 2 दिन, तो बच्चों को ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रकार के सवाल थोड़ी ना पूछे जा सकते हैं। मुझे कन्विंस करना पड़ता है उनको कि नहीं पूछे जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए।
सेम उसी तरह का सवाल है जिस तरह के मैंने पूछे हुए हैं। इसी प्रकार के 3-3, 4-4 स्टेटमेंट वाले 1-2 सवाल बायो में आते हैं तो बच्चे जड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये क्या है, इस प्रकार के शब्दावली तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। वाकई सच है, कोई नहीं पढ़ता बीपीएससी के लिए इस प्रकार के कठिन 12th लेवल का बायो, लेकिन पूछ रहा है आपसे, तो आप या तो स्किप करें या तो पढ़ लें। पढ़ना तो चाहिए आपको, कहीं से भी पढ़े। अगर बिना साइंस बैकग्राउंड के हैं तो लूसेंट, परीक्षावाणी, अरिहंत साइंस, अरिहंत एनसीईआरटी फैक्ट्स की जो बुक आती है उसको पढ़ें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, 87 का आंसर हो जाएगा बी। 1, 3, 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है। बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित होता है। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही दिया हुआ है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल जी की प्रतिमा थी। किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें वैध होती हैं? 90 नंबर सवाल है। पहला है, पार्टी को लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हों, एक से अधिक राज्यों में लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो, पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो, पिछले लोकसभा आम चुनाव में पार्टी ने किसी एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीटें जीती हो, पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1, 2, 4 यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अस्थायी परजीवी कौन होते हैं? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो केवल भोजन करने के अपने होस्ट के पास में आते हैं उनको अस्थायी परजीवी कहा जाता है। निम्नलिखित शब्द किस इतिहासकार ने लिखे? किसी भी देश के इतिहास में युगों के परिभाषा में सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे भारत के मामले में विशेष रूप से इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने, जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमानों को उधार लिया है। ये बिपिन चंद्रा जी की है लाइन, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुँचे? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने हैं, इनके द्वारा यह किया गया था। कारकोट राजवंश के बारे में सवाल पूछा गया है। दुर्लभ वर्धन, जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। अगला है, ललितादित्य मुक्तापीड ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ललितादित्य जो है ना, कश्मीर का अशोक कह सकते हैं आप इनको, सबसे प्रमुख राजा इनको माना जाता है। वज्रदित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ। जयपीर ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमज़ोर हो गया। तो दक्कन में इनका कोई विस्तार का हमें वो नहीं मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 94 का 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। दक्कन, कश्मीर कहाँ दक्कन में जाएगा यार? इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से शामिल होता है? तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल ए शामिल होता है। शिशु, तरुण और किशोर, ये मुद्रा लोन के 3 अलग अलग प्रकार हैं। शिशु, तरुण और किशोर, तो मुद्रा लोन होगा, मुद्रा बैंक नहीं, मुद्रा लोन होगा। नहपान के समय महाराष्ट्र में सुवर्ण, स्वर और कर्णपाषाण, बहुत कठिन सवाल है, माँ कसम जैसे लग रहा है नेट जेआरएफ के सवाल पूछे गए हैं, इतना कठिन है। सोना और चांदी के सिक्कों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, वो भी नहपान। नहपान के बारे में भी लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या कहा जाए। नहपान के समय महाराष्ट्र में सुवर्ण और कर्णपाषाण, सोना और चांदी के बीच विनिमय दर क्या थी? तो 1:35 का होगा, 1:35 का होगा, डी आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, उसे वाखारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? इसको व्हाइट आइलैंड भी कहते हैं। 98 है, कीटों में अपूर्ण कायांतरण किस प्रकार से होता है? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? अंडा, लिम्फ, फिर वयस्क बनते हैं वो, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है अकबर के नवरत्न के बारे में, बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा गया है। क्या है? फैजी कौन थे? अबुल फजल। राजा टोडरमल, टोडरमल गृहमंत्री नहीं थे, टोडरमल गृहमंत्री नहीं थे, वित्त मंत्रालय संभालते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 5 हो जाएगा। छठा इसलिए गलत क्योंकि वित्त मंत्री नहीं थे। ये जो रहीम खाना है, ये कवि और सेनापति का काम तो करते थे लेकिन वित्त मंत्री नहीं थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
टोडरमल वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे। टोडरमल के सुधार भी पढ़े होंगे आपने, दहसाला प्रणाली पढ़ा होगा, तो ये सब के सब इन्हीं का था। तो इसका आंसर 1, 2, 4, 5 हो जाएगा। 100 के 100 सवालों का आंसर निकाले बंधुओं। अपना कोई टीम नहीं है, वन मैन आर्मी टाइप के हम काम करते हैं। तो अगर किसी आंसर में कोई आपको अगर आपत्ति हो तो ज़रूर ही बताएं। मैं इस तरह का नहीं हूं कि मैं जो बता रहा हूं वही सत्य होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैक्सिमम सवालों को मैंने सावधानीपूर्वक हल किया है, तो उसके आंसर सही ही होंगे। किसी आंसर में अगर कोई आपको आपत्ति हो तो ज़रूर बताएं मुझे। बाकी बीपीएससी बहुत सारे सवालों का आंसर देगी। जैसे इसका जो दूसरा है, पहला 5वां सवाल, 5वां का जो दूसरा है, इसका डेटा नेट पर जो उपलब्ध डेटा है उससे अलग है, इंटरनेट पर जो डेटा है उससे अलग है। तो अब ये बीपीएससी इसको सही मानती है गलत मानती है वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको गलत मान लिया बीपीएससी ने तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। 72 बीपीएससी के लिए क्या करें इसको लेकर के मैं डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप डरिए मत और अपनी पढ़ाई पर भरोसा कीजिए और थोड़ा सा डीप पढ़िए। कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग के नोट्स और किसी भी एक शिक्षा पर डिपेंडेंसी, किसी भी एक नोट पर डिपेंडेंसी ऐसा मत कीजिए। बीपीएससी आपसे एक ही चीज़ कह रही है कि बेटा खुद से किताब उठाओ और सभी कुछ को पढ़ो, किसी भी चैप्टर को मत छोड़ो। राजपूत काल हो या फिर कश्मीर के इतिहास का कोई वंशावली प्रसिद्ध हो, सब के बारे में पढ़ो। ठीक है, इसलिए सब के बारे में पढ़िएगा, गेस मत कीजिएगा, पैटर्न गेस मत कीजिएगा, केवल पढ़िएगा अच्छे से। घटना चक्र और लूसेंट पर केवल निर्भरता रखेंगे तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आप। आपको सिलेबस के हिसाब से पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी भी समय है, पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।